डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान के चैप्टर 10 केंचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करेंगे। अर्थवॉर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, केंचुए का प्रजनन तंत्र। केंचुआ एक द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी प्राणी है, मीन्स मोनोइसियस और हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ऐसे प्राणी जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर और मादा प्रजनन तंत्र दोनों उपस्थित हो, द्विलिंगी या उभयलिंगी मोनोइसियस और हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहलाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वृषण टेस्टिस, टेस्टिकुलर सेक्स वृषण कोष, सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड अदर एसेसरी ग्लैंड्स सहायक जनन ग्रंथियाँ। मादा प्रजनन तंत्र में अंडाशय, ओवेरीज, अंडकीप, अंडवाहिनी के आगे का चौड़ा, फनल शेप्ड कीपनुमा भाग, ओविडक्ट फनल, ओविडक्ट्स अंडवाहिनियाँ, स्पर्मेथिका शुक्रग्राहिका और फीमेल गोनोपोर मादा जनन छिद्र। तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों प्रजनन अंग एक ही प्राणी पर स्थित होने के कारण केंचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी कहलाता है। द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी होते हुए भी केंचुए में स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बजाय पर निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन पर निषेचन के होने का कारण केंचुए में प्रोटेंडरस कंडीशन, पूर्वता का उपस्थित होना है, पाया जाना है। द्विलिंगी प्राणियों के अंदर मादा प्रजनन तंत्र की तुलना में नर प्रजनन तंत्र का पहले परिपक्व होना प्रोटेंड्री और प्रोटेंडरस कंडीशन, पूर्वता कहलाता है। तो इस पूर्वता के अवस्था के कारण द्विलिंगी होते हुए भी केंचुए में पर निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। केंचुए में प्रजनन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेप केंचुए में मैथुन और कोपुलेशन। मैथुन और कोपुलेशन की क्रिया वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में ड्यूरिंग नाइट, रात्रि में होती है। इस मैथुन की क्रिया में केंचुए लगभग 1 घंटे 1 आवर्स का समय जो है वो लगाते हैं, व्यतीत करते हैं। अर्थात केंचुए में मैथुन की क्रिया, कोपुलेशन का जो प्रोसेस है वो लगभग 1 घंटे में विदिन 1 आवर्स कंप्लीट होता है। मैथुन की क्रिया में दो केंचुए एक दूसरे के इस प्रकार से संपर्क में आते हैं कि उनके एंड्स, उनके सिरे जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो। एक केंचुए के मुख की तरफ दूसरे केंचुए का अंतिम खंड, पाइजीडियम, एनल सेगमेंट्स यानी पुच्छ वाला खंड हम कह सकते हैं, होगा। इस प्रकार से दोनों केंचुए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं कि एक केंचुए के 18वें खंड में स्थित मेल जेनाइटल अपर्चर मीन्स मेल गोनोपोर सामने वाले केंचुए के शुक्रग्राहिका रंध्र के सामने होगा। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रग्राहिका रंध्र स्पर्मेथिकल पोर 5वें, 6ठे, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें खंडों के बीच का जो सेप्टम है, जो पट है, उसके ऊपर स्थित है। 5वें, 6ठे, 6ठे, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें खंडों के बीच सेप्टम पर स्थित है स्पर्मेथिकल पोर। तो इस प्रकार से मैथुन के क्रिया में दोनों केंचुए एक दूसरे के विपरीत सिरों से संपर्क में आएंगे कि एक केंचुए के 18वें खंड का मेल गोनोपोर सामने वाले केंचुए के स्पर्मेथिकल पोर के सामने होगा। इस केंचुए में स्पर्मेथिकल पोर, इनके सामने दूसरे केंचुए के 18वें खंड का मेल गोनोपोर और इधर इस केंचुए के 18वें खंड का मेल गोनोपोर सामने वाले केंचुए के स्पर्मेथिकल पोर के साथ। तो इस मैथुन की क्रिया में एक केंचुए के मेल गोनोपोर नर जनन छिद्र से
शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ प्रोस्टेट द्रव्य सामने वाले केंचुए के शुक्र ग्राहिका छिद्रों के माध्यम से शुक्र ग्राहिका के अंदर भर जाती है। यहाँ इस केंचुए के 18वें खंड के मेल गोनोपोर से निकले शुक्राणु और प्रोस्टेट द्रव सामने वाले केंचुए के शुक्र ग्राहिका में स्पर्मेथिका में भर जाता है। इस प्रकार से क्रॉस फर्टिलाइजेशन पर निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, अर्थात एक केंचुए का शुक्राणु और प्रोस्टेटिक फ्लूइड सामने वाले केंचुए में स्थानांतरित हो जाता है। मैथुन की क्रिया के पश्चात दोनों केंचुए एक दूसरे से अलग होते हैं। मैथुन की क्रिया के बाद 14वें, 15वें और 16वें खंड, जिसको हम क्लाइटेलम कहते हैं, इस क्लाइटेलम की खंडों की ग्रंथिल भाग के द्वारा एक चिपचिपे द्रव का स्रवण होता है, जो बाहर निकलकर इस क्लाइटेलम के बाहर एक स्ट्रक्चर का, एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे कोया या कोकून कहते हैं। इस कोया या कोकून के निर्माण में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। इसके पश्चात एक केंचुआ, सपोज कीजिए कि ये केंचुआ है और इसमें ये क्लाइटेलम भाग है, ये वाला 14वें, 15वें और 16वें खंड में। क्लाइटेलम के पश्चात, क्लाइटेलम कैसे बनेगा? क्लाइटेलम के द्वारा कोकून का निर्माण कैसे होगा कि क्लाइटेलम का ग्रंथिल जो भाग है, उसकी ग्रंथियां एक द्रव को निकालेगी। इस क्लाइटेलम के ग्रंथिल भाग से निकले हुए द्रव जो क्लाइटेलम के बाहर सूखकर एक कोकून को, एक कोए को बनाएगा। इसके पश्चात केंचुआ जो है वो इस कोकून से सूखकर कोकून, कोया एक कठोर और एक दृढ़ संरचना में बदल जाएगा। इसके पश्चात केंचुआ जो है वो पीछे की ओर इस कोकून में से निकलना प्रारंभ होगा। जब केंचुआ इस कोकून में से, कोए में से पीछे की ओर निकलेगा, तो एक स्थिति के अंदर कोकून का एक प्रेशर, सूखने पर कोकून का प्रेशर जब केंचुए की बॉडी पे पड़ेगा, तो इस केंचुए के 14वें खंड के जो मेल गोनोपोर है, उससे अंडाणु निकलकर इस कोकून में भर जाएंगे। कोकून बनेगा, सूखकर कठोर होगा, केंचुए के ऊपर प्रेशर दाब को डालेगा, क्योंकि कोकून कहाँ है? 14वें, 15वें और 16वें खंड जो क्लाइटेलम है उसके ऊपर बना हुआ है। तो इस कोकून के इस क्लाइटेलम पर पड़ने वाले दाब के कारण 14वें खंड के फीमेल गोनोपोर से अंडाणु निकलकर कोकून में आ जाएंगे। अब केंचुआ पीछे की ओर निकलना शुरू होगा और पीछे की ओर निकलता हुआ केंचुआ के जब 5वां, 6वां, 7वां और 8वां खंड इस कोकून के अंदर से पीछे की ओर निकलेंगे, तो इनके स्पर्मेथिकल पोर, शुक्रग्राहिका रंध्र से शुक्राणु और प्रोस्टेटिक द्रव निकलकर इस कोकून में भर जाते हैं। केंचुआ पीछे की ओर निकल जाएगा। कोकून जो है वो दोनों सिरों से, केंचुए से अलग होकर दोनों सिरों से बंद हो जाएगा। इसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों उपस्थित है। शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन केंचुए के शरीर से बाहर कोकून के अंदर होता है। ऐसा निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है, जो प्राणी शरीर के बाहर हो। तो केंचुए में निषेचन की क्रिया जो है वो केंचुए के शरीर से बाहर कोया मीन्स कोकून में होती है। कोकून के दोनों सिरे बंद हो जाएंगे, इसमें निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया से के पश्चात बने युग्मनज से केवल एक युग्मनज ही केंचुए के रूप में परिवर्तित होता है, बाकी सभी नर्स सेल के रूप में, पोषक कोशिकाओं के रूप में अपघटित होकर इस परिवर्तनशील युग्मनज को, केंचुए को पोषण प्रदान करते हैं। इस प्रकार केंचुए के अंदर, कोकून के अंदर 8 से 10 सप्ताह में डेवलपमेंट का प्रोसेस, परिवर्धन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थवर्म, केंचुए का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में केंचुए की लाभकारी और हानिकारी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे।
पहले केंचुए से होने वाले लाभ। पहला, प्रलोभक एवं भोजन के रूप। बहुत से प्राणी, पक्षी, मेंढक भोजन के रूप में केंचुए को ग्रहण करते हैं। मछलियों जैसे प्राणियों को पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में भी केंचुए का उपयोग किया जाता है। दूसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ जैविक खाद के रूप में वर्म कास्टिंग्स के रूप में। केंचुआ भोजन को मिट्टी के साथ में ग्रहण करता है और अपचित भोजन को छोटी छोटी गोलियों के रूप में वर्म कास्टिंग्स के फॉर्म में बाहर निकालता है, जिन्हें वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, जो एक साधारण खाद या कंपोस्ट खाद की तुलना में बहुत ज़्यादा पादपों के लिए लाभकारी है। तो अधिक महत्व की वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के कारण आजकल केंचुए का एक बड़े पैमाने पर पालन भी किया जाता है, जिसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। तो इस वर्मी कल्चर में केंचुए को नम छायादार स्थान पर एकत्र करके और गोबर के अंदर रखा जाता है। काफ़ी मात्रा में पानी भी इसमें डाला जाता है। तो केंचुआ इस गोबर को वर्मी कंपोस्ट के रूप में एक अत्यंत उपयोगी खाद के अंदर बदल देता है। कंपोस्ट खाद की तुलना में केंचुए से मिलने वाली वर्मी कंपोस्ट में प्राथमिक पोषक तत्व NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो कंपोस्ट खाद की तुलना में काफ़ी उपयोगी खाद वर्मी कंपोस्ट हमें केंचुए से प्राप्त होती है। केंचुआ अपनी पाचन क्रिया के द्वारा कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदल देता है, जिससे इसके वर्मी कंपोस्ट में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कम होने से पेड़ पौधे, उनकी जड़ें आसानी से इन तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं। तीसरा, मृदा सुधारक के रूप में एज ए सोइल रिफॉर्मर। केंचुआ मृदा में छोटे छोटे रंध्र बनाकर मृदा को पोली बना देता है, जिससे इनमें वायु का संचार अच्छे तरीके से हो पाता है। पौधों की जड़ों को ज़्यादा वायु उपलब्ध हो पाती है। पौधों की जड़ें आसानी से भूमि के अंदर वृद्धि करती है। इससे मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी मृदा का सुधार होता है। कुछ हानियाँ भी केंचुए से होती है। पहला है सोइल इरोजन, कि केंचुआ जो है वो मिट्टी को पोला बनाता है, मिट्टी में रंध्रों की संख्या बढ़ाता है, रंध्रों को बड़ा करता है। तो इस कंडीशन के अंदर वायु और जल के द्वारा मृदा जो है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपर्दित भी हो जाती है, तो सोइल इरोजन। दूसरा, मध्यम परपोषी। फीताकृमि जैसे अनेक पैरासाइट्स परजीवियों के लिए केंचुआ एक गौण परपोषी के रूप में, मध्यम परपोषी के रूप में कार्य करता है और इन परजीवियों को प्राथमिक परपोषी तक पहुंचाता है। तृतीय, केंचुए की कुछ प्रजातियां नासीजीव अर्थात पीड़क या पेस्ट के रूप में भी काम करती है और पौधों को हानि पहुंचाती है। जैसे मालाबार में मालाबारिया पेडुडिकोला और एफेनेस्कस ओरिजीवोरस, ओराइजा सेटाइवा अर्थात धान की जड़ों को हानि पहुंचाती है। कोयम्बटूर में फेरेटीमा एलोंगेटा पान की जड़ों को हानि पहुंचाता है, नाशक जीव के रूप में वहाँ पर पाया जाता है। और दक्षिण भारत के अनामलाई पहाड़ियों में पेरियोनिक्स केंचुआ जो है वो इलायची के तनों को भी हानि पहुंचाता है। इस तरीके से ये केंचुए की कुछ प्रजातियां हैं जो पेस्ट्स के रूप में पौधों को हानि पहुंचाती हैं।